तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सारे बहुविकल्पी प्रश्न मात्र एक ही वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आते हैं और ये सभी प्रश्न आपके वायरल प्रश्न है, ठीक है। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। यदि आप अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपको हर एक प्रश्न का आंसर भी पता चल जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही में आप नंबर भी बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ, सभी को आप दे करके अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सकते हो। साथ ही में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मात्र 50 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग ले सकते हो पूरा पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में से आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका हो जाता है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो द्विनिषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है ये चीज़ आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है आवर्तबीजी पादपों में, दूसरा ऑप्शन है कवक में, तीसरा ऑप्शन है अनावर्तबीजी पादपों में, चौथा ऑप्शन है आपका शैवाल में। तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि द्विनिषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर जो आपका होता है, सही आंसर जो कि पहले से टिक लगा हुआ है, आवर्तबीजी पादपों में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आवर्तबीजी पादपों में आपके द्विनिषेचन की क्रिया होती है, सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अब आप लोग जानते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भ्रूणपोष होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आपका भ्रूणकोष होता है। भ्रूणकोष में 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और 1 कोशिका बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 केंद्रक होते हैं। उसके यहाँ फिर जब आपका नरयुग्मक आता है तो 2 नरयुग्मक आते हैं। एक नरयुग्मक आकर के अंड कोशिका से मिलता है और दूसरा आकर के इसको मिलता है द्वितीय कोशिका। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 3 कोशिकाएं हो जाती, मतलब 3 केंद्रक हो जाते हैं। 3 केंद्रक हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका भ्रूणकोष पोष बन जाता है, ठीक है। भ्रूणपोष बन जाता है, ये आपका भ्रूणपोष होता है। तो आपका ये कितना होता है, त्रिगुणित होता है, यानी कि 3 केंद्रक होते हैं ना, इसलिए हम उसको त्रिगुणित बोलते हैं। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, त्रिगुणित होती है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी और चौथा ऑप्शन आपका डॉक्टर बीरबल साहनी। तो भारतीय भूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लीजिएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि निम्न में से कूट फल है, तो कौन सा आपका एक कूट फल है ये आपको बताना है। पहला है ऑप्शन आम, दूसरा है अंगूर, तीसरा है मटर, चौथा है सेब। तो यहाँ पर जो सेब होता है ये आपका कूट फल होता है, इसीलिए आप लोग सेब पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इतने प्रश्नों को यदि आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा और साथ ही में यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो आपका प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोष होता है वो आपका कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है, हमको बताना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष आपका कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर आंसर देख लिए होंगे कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। कैसे होता है आइए इसको समझा देते हैं मैं आपको अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भ्रूणकोष बताया, तो भ्रूणकोष में मैंने आपको बताया था कि 3 कोशिकाएं ऊपर थी और 3 कोशिकाएं नीचे थी और 1 कोशिका बीच में थी जिसमें आपके 2 केंद्रक थे। अभी आपको यहाँ पर एक केंद्रक ये मिलता है तब जाकर के ये बनता है भ्रूणपोष, लेकिन ये भ्रूणपोष से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि भ्रूणकोष की केवल बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, 3 कोशिकाएं नीचे होती है, 1 कोशिका बीच में होती है जिसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग काउंट करो, तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, तो कितनी हो गई आपकी 6 कोशिका हो गई और 1 कोशिका बीच में हो गई
गई, तो ये कितने हो गए 7 कोशिका हो गई। लेकिन जब केंद्रक की जब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर 3 केंद्रक ऊपर 3 केंद्रक नीचे, तो कितने हो गए 6 हो गया। और यहाँ पर इस वाली कोशिका में 2 केंद्रक है, तो यहाँ पर आपका 8 केंद्रक हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसमें आपका 7 कोशिकीय होता है और साथ ही में 8 केंद्रकीय होता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है इसमें कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, ये चीज हमको बताना है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि परागकोश में परागधानियों की संख्या आखिर कितनी होती है। वैसे तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 4 होता है, तो इसको कैसे होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि परागकोश की बात करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो आपका इस प्रकार से परागकोश दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको बीच से काटोगे तो ये आपका परागकोश इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका परागकोश दिखाई देगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि परागधानियों की संख्या कितनी है। एक आपका ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो इस प्रकार से एक परागकोश में जो परागधानियों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना कि पुष्प का जो पुमंग वाला भाग होता है यही आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। और पुंकेसर जो होता है वो भी आपका बोल सकते हो आप लोग कि वो भी नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब आपका पुंकेसर का समूह होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पुमंग, और केवल यदि पुंकेसर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केवल पुंकेसर। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना है, पुंकेसर हो या फिर पुमंग हो, दोनों मतलब कि आपको इस चीज समझ लेना कि दोनों एक ही चीज होती है। और नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व आपका यहाँ पर ऑप्शन में अगर पुंकेसर लिखा होता तो पुंकेसर पर सही टिक लगा देते, पुमंग लिखा है तो पुमंग पर आप लोग सही टिक लगा दोगे। तो इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में इसी प्रकार से क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। माँ जनन अंग का भी अगर आएगा तो वहां पर आपका जायांग ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो उस पर आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा। और या फिर इस तरीके से लिखा रहेगा तो उस पर भी आपको सही टिक लगा देना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, इसे हमको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है उसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर निभाग और नाभिका में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका इस प्रकार से समझ लेना है कि जो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है उसको हम लोग नाभिका बोलते हैं, निभाग नहीं बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत लोग निभाग और नाभिका में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निभाग क्या होता है और नाभिका क्या होता है। उसको आइए समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना क्या है कि आपको बीजांड के बारे में समझना है। ये आपका भ्रूण कोश होता है और ये आपका बीजांड इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होता है जहाँ पर बीजांड का पूर्ण रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, निभाग बोलते हैं। और ये वाला भाग जहाँ पर बीजांड में जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिका। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाभिका और निभाग में कंफ्यूज नहीं होना है। बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड में जुड़ा रहता है उसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में याद रखना है कि जो आपका मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस डायग्राम में कि जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और जो नीचे वाली कोशिका होती है अगल बगल की उसको हम लोग सहायक, और बीच वाली कोशिका को हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। तो यदि प्रतिमुख कोशिका नहीं होगी तब भी आपका भ्रूणकोश चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अंड कोशिका है जो आपका मादा युग्मक का कार्य करता है उसका होना बहुत ही आवश्यक है। और हर प्रकार के भ्रूणकोश में अंड कोशिका पाई जाती है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। अब यहाँ पर कोई भी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है नहीं, सारी मेहनत मैं करके लेकर के आ रहा हूँ। हर एक प्रश्न को ढूंढ करके निकाल करके लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आओ, उन प्रश्नों को तैयार करो, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओ। यही मेरी उम्मीद आप लोग से रहने वाली है। पता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। तो ये चीज हमको बताना है कि किसका उद्भव भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके बारे में आपको समझना है कि किसका उद्भव जो होता है वो भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले से ऑप्शन सही टिक लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो यदि आप लोग याद करके रखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसका उद्भव बूढ़े मेसोडर्म से होता है। और यदि आप याद नहीं करोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ
कोशिकाओं की जो रुधिर होता है इसका उद्भव जो होता है वो भूरीय मेसोडर्म से होता है। अब उसी प्रकार से मस्तिष्क भी ऑप्शन आपका रहेगा, फेफड़ा भी रहेगा, यकृत भी रहेगा। तो इसमें से सबको आपको देखना है और आपको याद करना होगा कि जो रुधिर होता है उसी का जो उद्भव होता है वो भूरीय मेसोडर्म से होता है, ना कि मस्तिष्क, फेफड़ा या यकृत का। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि रुधिर का उद्भव जो होता है वो भूरीय मेसोडर्म से होता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाओ, अपनी कॉपी में नोट करो। और चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो हम लोग को बताना है कि स्त्री में जब अंतरारोपण होता है उस समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया मॉरुला अवस्था, दूसरा आपका दिया गया वास्टुला अवस्था, तीसरा आपका दिया गया गैस्टुला अवस्था और चौथा आपका दिया गया निरुला अवस्था। तो ये देखोगे सारी चीजें एक हम कह सकते हैं सीक्वेंस में एक अच्छी तरीके से आप लोग देखोगे तो ये आपको कंफ्यूजन लगेगी। यदि आप लोग इसको हटा दो तो आप लोग यहाँ पर इसको याद करोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि स्त्री में अंतरारोपण के समय जो भ्रूण होता है वो आपका वास्टुला अवस्था में होता है। और यदि आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर आप लोग इसमें से किसी भी लगाओगे और गलत हो सकता है उसमें उस समय आपका। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लो कि स्त्री में अंतरारोपण के समय जो भ्रूण होता है वो आपका वास्टुला अवस्था में होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि वृषण की अंतराली, जिसको हम लोग लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि क्वेश्चन में आए कि वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है तब भी आपको टेस्टोस्टेरोन बताना है। और यदि क्वेश्चन में आ जाए कि वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है तो भी आपको यहाँ पर इस टेस्टोस्टेरोन पर ही सही टिक लगाना है, क्योंकि वृषण की जो अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो दोनों एक ही होती हैं, बस इसका नाम अलग अलग है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो वृषण की अंतराली या फिर लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा कि वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। और साथ ही में जितने भी लोगों इन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन मतलब आंसर जो है वो पहले से पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप लोग साथ साथ में कमेंट करते रहोगे तो फिर आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे तरह तैयार होते रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा से कर पाओगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि स्पर्मेशन शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। तो हम लोग को बताना है कि जो स्पेर्मेशन है एक कह सकते हैं क्रिया है जो कि शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है, वो चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया शुक्रवाहिका, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है अधिवेशन, तीसरा आपका दिया गया प्रोस्टेट ग्रंथि और चौथा आपका दिया गया शुक्र जनन नलिका। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना कि स्पर्मेशन जो होता है वो शुक्राणु के शुक्र जनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया होती है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और साथ ही में अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि स्पर्मेशन जो होता है वो शुक्राणु के शुक्रजनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को जानने के लिए पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स सभी का यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो कि भी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है। वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। तो इस पेज पर जितने भी प्रश्न बताए मैंने आप लोग उसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से हो जाता है कि एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन को ही हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो एंड्रोजन होता है वही आपका टेस्टोस्टेरोन भी होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि एंड्रोजन भी एक ही चीज है और टेस्टोस्टेरोन भी एक ही चीज है, बस इसका नाम अलग अलग है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों एक साथ में लेकर के बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यदि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एंड्रोजन में मान लीजिए आ गया कि एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है तो कहाँ से होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टेस्टोस्टेरोन आएगा तो टेस्टोस्टेरोन बहुत लोग याद कर लेते हैं लेकिन एंड्रोजन दिमाग में नहीं रखते। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि यदि एंड्रोजन आ जाए या फिर टेस्टोस्टेरोन आ जाए, दोनों हार्मोन का जो स्रावण होता है वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ भी है कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो आप लोग आराम से बताएंगे कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रंथि है जो कि आपकी नर सहायक ग्रंथि है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको नहीं पता है कि जो शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होता है, बाल्बो-यूरोथ्रिल ग्रंथि होती है, ये सारी क्या हैं, नर सहायक ग्रंथि हैं। लेकिन जो तुम्बिका होता है, ये आपका बोल सकते हो आप लोग मादा सहायक ग्रंथि है। तो इसीलिए आप लोग तुम्बिका पर सही टिक लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से कि इनमें इनमें से कौन-सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर तुम्बिका जो आपका है, ये आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कोई भी एक नंबर आपका कटे ना, मैं यही चाहता हूँ। और आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में और बाकी अन्य सब्जेक्ट में भी 90 से 95% तक स्कोर करो, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके। यही मेरी तमन्ना है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए हमारे साथ में, और साथ ही में अच्छे तरह से तैयारी आपकी होती रहेगी। अगला प्रश्न आपका इसमें दिएगा कि स्त्रियों में आंतरव चक्र जो होता है, वो सामान्यतः कितने दिनों का होता है। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए ये समझना जरूरी है कि स्त्रियों में जो आपका आंतरव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वो कितने दिनों का होता है, ये चीज हमको इसमें समझना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 10 से 11 दिनों का, दूसरा आपका देगा 25 से 26 दिनों का, तीसरा आपका देगा 28 से 29 दिनों का, और चौथा आपका देगा 17 दिनों को। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद कर लेना कि स्त्रियों में जो आंतरव चक्र होता है, वो सामान्यतः 28 से 29 दिनों का होता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से याद करेंगे कि स्त्रियों में आंतरव चक्र आपका सामान्यतः 28 से 29 दिनों का होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो हमको बताना है भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने हैं, योनि में या फिर अंडवाहिनी में, अंडाशय में, गर्भाशय में। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझना है कि जो भ्रूण होता है, उसका जो रोपण होता है वो गर्भाशय में होता है, और वहीं पर भ्रूण विकसित होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लाएंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मॉरुला परिवर्धन की अवस्था होती है, वो आपका इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको इसको अच्छे तरह से याद करना पड़ेगा कि युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की जो अवस्था होती है, वही आपकी मॉरुला परिवर्धन की अवस्था होती है। तो इसको अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर लो अपनी कॉपी में नोट करके कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था जो आपकी होती है, आपकी युग्मनज व कोरक पुटी के बीच जो अवस्था होगी, उसको हम लोग मॉरुला परिवर्धन की अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपका पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है कि हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो हम लोग को बताना है कि जो हार्मोनल गोली होता है, उन किन घटकों से मिलकर के बनता है, और उनमें से आपका कौन सा घटक है जो कि आपका हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे, और इसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन पर पहले से टिक लगा रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको सही पर सही टिक लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं आपको। तो उत्तर आपका होता है हार्मोन गोली का जो आपका एक घटक होता है, वो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा इसको कर पाओ। और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था, यहाँ पर देखने से पहले ही जिसको पता था, वो लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में जिसको नहीं भी पता था, वो लोग भी इसका आंसर जो है, एक बार क्वेश्चन लिखो आप लोग, हार्मोनल गोली का घटक प्रोजेस्टेरॉन, इस प्रकार से लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है एमटीपी का पूरा नाम। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है, और कह सकते हैं आप लोग कि अति लघु में भी आ सकता है कि एमटीपी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सहागर्भता समापन। क्या होता है आपका? चिकित्सीय सहागर्भता समापन, हम लोग एमटीपी को हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एमटीपी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। केवल ये भी आपका आ सकता है कि एमटीपी का पूरा नाम बताइए, ऑप्शन नहीं होगा अति लघु में भी, तो वहाँ पर भी आप लोग याद रखोगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसका पूरा नाम। तो वहाँ पर भी आप लोग आराम से कर पाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि पुरुष से संबंधित, तो हमको इसमें बताना है कि पुरुष से संबंधित कौन सी चीज़ है इसमें। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया गोलियाँ, दूसरा आपका दिया गया ट्यूबेक्टोमी, तीसरा आपका इसमें दिया गया वासेक्टोमी और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो कह सकते हैं विधि है जो पुरुषों से संबंधित है। तो यहाँ पर गोलियाँ जो हैं वो भी पुरुषों से संबंधित नहीं है। या आपका जो आपका ट्यूबेक्टोमी होता है इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं मादा नसबंदी, तो ये भी आपका पुरुषों से संबंधित नहीं है। लेकिन जो आपका ये वासेक्टोमी होता है, ये आपका पुरुष नसबंदी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये आपका पुरुषों से संबंधित है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएँगे और अच्छे ढंग से इसको याद कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि नीचे दिए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि ऐसे रोग के बारे में हमको बताना है जो कि विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन सिफिलिस है, फिर सुजाक है, फिर आपका लैंगिक मत्स्य है और चौथा आपका है एड्स। तो यहाँ पर सिफिलिस, सुजाक, लैंगिक मत्स्य ये तो आपका विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित करते हैं, लेकिन जो आपका एड्स होता है ये आपका विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। इस प्रकार से ये आपको बता सकते हो कि जो एड्स होता है आपका विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लेंगे और साथ ही में याद कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमको ये बताना है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की एक ऐसी तकनीक का नाम बताना है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। तो आप लोग एक बार ऑप्शन को देख लो, फिर मैं इसका नाम आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं, ICSI, दूसरा आपका दिया गया ET, तीसरा आपका दिया गया ZIFT, चौथा आपका दिया गया GIFT। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है वो आपका होता है ICSI और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतः शुक्राणु निक्षेपण। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः शुक्राणु निक्षेपण। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये चीज़ आपको यहाँ पर पता हो कि ICSI को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग सही टिक लगा लीजिए। ये भी आपका NCERT का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने वाली विधि आपकी क्या कहलाती है। यानी कि जब आपका जो भ्रूण होता है वो 8 कोशिकीय अवस्था में हो जाता है, तो फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो भ्रूण होता है जब आपका 8 कोशिकीय अवस्था में होता है तो उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने या फिर बोल सकते हो ले जाने की जो विधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका नाम होता है आपका ZIFT। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि इसका नाम क्या होता है, ZIFT होता है। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा और साथ ही में इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का हम लोग को फिनोटाइप अनुपात यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको यहाँ पर पता भी होनी चाहिए कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप रेशियो है, वो आपका क्या है। ये आपका 2023 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 9:3:1। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और साथ ही में जो पुनेट चौखाना बनता है वहाँ पर यदि आपने बनाया होगा तो आप लोगों को वहाँ से भी पता होगा कि जो आपका मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो आपका 9:3:3:1 होता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि, यानी कि जन्मजात उपापचयी जो त्रुटि है उसके बारे में हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया वर्णांधता, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया फिनाइल कीटोनूरिया, तीसरा आपका इसमें दिया गया है हीमोफीलिया और चौथा आपका दिया गया अरक्तता। तो जन्मजात जो आपका उपापचयी त्रुटि है वो आपका होता है फिनाइल कीटोनूरिया। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और अच्छे ढंग से याद करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये चीज़ हमको इसमें बताना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, अति लघु में भी आ सकता है कि अनुवांशिकी की परिभाषा बताइए, तो आप लोग ये चीज़ बताएँगे कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएँगे और अच्छे ढंग से याद कर लेंगे कि अनुवांशिकी जो आपका होता है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और साथ ही में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि संतान जो होती है इसको पिता से, अपने पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा 25%, दूसरा आपका देगा 25 से 50%, तीसरा आपका देगा 75% और चौथा आपका देगा 50%। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो संतान होती है उसको पिता से भी 50% जीन प्राप्त होते हैं और माता से भी आपके 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ढंग से याद करना है कि संतान को पिता से 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपका इसका आंसर पहले से आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी पता है तब भी आप लोग कमेंट करिएगा इनका नाम, कि अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो आपके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से याद करेंगे। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आ सकता है कि अनुवांशिकी के जनक का नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि वंशागति की, या फिर आप बोल सकते हो कि आनुवांशिक इकाई क्या है। तो हम लोग को बताना क्या है, वंशागति की इकाई क्या है। तो वंशागति की यदि हम लोग इकाई की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, गुणसूत्र है या फिर जीन प्रारूप है या गाल्जी का है या फिर जीन है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो वंशागति की जो इकाई होती है, या फिर बोल सकते हो वंशागति की आनुवांशिक इकाई जो आपकी होती है वो आपकी जीन होती है। तो इसीलिए आप लोग जीन पर टिक लगाओ और साथ ही में अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होता है इसमें कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा यदि आप लोगों ने वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर को पढ़ा है। मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया भी आपको अच्छे ढंग से। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें से प्रभाविता पहला नियम था और दूसरा नियम आपका पृथक्करण का नियम था। और ये दोनों नियमों जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। जब हम लोग अति लघु या फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे तो वहाँ पर मैं इन दोनों की परिभाषाएं भी आपको जरूर बताऊंगा, मेंडल के नियमों का। तो इसीलिए आप लोग उसको, अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग याद भी कर लीजिए, और साथ ही में ये भी ध्यान रखिए कि प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का जो प्रतिपादन है वो मेंडल ने किया था। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में जितने भी प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहले से बहुत सारी जानकारियां हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो हम लोग को बताना है कि मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। 19 और 22 में 2 बार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया शुक्राणु के माप से, दूसरा आपका दिया गया अंडाणु के माप से, तीसरा आपका दिया गया माँ के लिंग गुणसूत्र से और चौथा आपका दिया गया पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो यहाँ पर बहुत लोगों का ये मानना होता है कि जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है संतान का, वो माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से कि संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। यानी कि जो संतान होगी वो नर होगी या मादा होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, पिता के लिंग गुणसूत्र करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, उसका निर्धारण आपके जो पिता होंगे उसके लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करेगा कि उससे क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका है क्रोमोसोमीय, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय। तो हम लोग को यहाँ पर क्रोमोसोमीय या फिर हिंदी में बोल सकते हो आप लोग गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण बताना है। इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया, अरक्तता। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है आपका होता है क्या,
टर्नर सिंड्रोम। इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद करेंगे कि गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण आपका होता है टर्नर सिंड्रोम। इस पर आप लोग टिक लगाइएगा, अच्छे ढंग से याद करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मंगोली जड़ता आखिर किसकी वजह से होती है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों की एकादि सूत्रता। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की एकल सूत्रता। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है लिंग गुणसूत्रों की एकादि सूत्रता। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने टिक भी लगाया हुआ पहले से कि किसी जोड़ी गुणसूत्रों की एकादि सूत्रता ये आपका सही आंसर होता है। लेकिन कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एक जोड़ी होता है गुणसूत्र, उसमें आपके दो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी मतलब इसमें दो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी जोड़ी गुणसूत्र में भी आपके दो होने चाहिए, ठीक, दो होने चाहिए, एक और दो, दो होने चाहिए यहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर दो के बजाय तीन हो जाए, यानी कि दो होना चाहिए एक जोड़ी में, और 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो आपका होता है उसमें दो के बजाय तीन गुणसूत्र हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एकादि सूत्रता हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आएगी कि किसी जोड़ी गुणसूत्र दो की बजाय तीन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो संतान होगी उसमें मंगोली जड़ता नाम का रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें उसका जो चेहरा होगा कह सकते हैं कि फूला फूला हो जाएगा, साथ ही में नाखून वगैरह खुरदरे उदरे इस प्रकार से होंगे। और बहुत ही कम लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रहते हैं, बहुत ही शीघ्रता से मान के चलो 15 या 20 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मंगोली जड़ता रोग किस कारण होता है, मैंने आपको बता दिया कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें दो गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर जब दो के बजाय तीन हो जाएगा, तो फिर आपका मंगोली जड़ता रोग बन जाएगा, जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक आप लोग बोल सकते हो। इसमें ज़्यादा समय तक वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आपका आनुवांशिक पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने इस बात का खंड कह सकते हैं कि इस बात को पुष्ट किया, या कह सकते हैं कि किसने इस बात का मतलब खोज की कि जो डीएनए है वो आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने मिल करके इस बात की पुष्टि की कि जो आपका डीएनए होता है वही आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है, जो कि आपका एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से याद करनी है कि अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने इस बात की पुष्टि करी थी कि डीएनए ही आपका एक आनुवंशिक पदार्थ है। हालांकि 19वीं शताब्दी से पहले के लोग मानते थे कि जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन फिर अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने इस बात का पुष्ट किया कि डीएनए ही आपका एक आनुवंशिक पदार्थ है, और फिर हम लोग ये चीज़ जान पाए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, यूक्रोमैटिन से होता है या फिर हेट्रोक्रोमेटिन से होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है वह यूक्रोमैटिन से भी होता है, हेट्रोक्रोमेटिन से भी होता है। तो इसीलिए आप लोग दोनों ए व बी पर सही टिक लगाएंगे, और यहाँ पर याद रखेंगे कि गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमैटिन से भी होता है, हेट्रोमैटिन से भी होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि इनमें से निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है, यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का वाहक है। यानी कि जो आपका आरएनए है उसका एक कार्य ये भी है आपका कि डीएनए से जो पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का वाहक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें है कि यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक है, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन आपका है कि यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर तीनों कार्य जो हैं वो आपके आरएनए के हैं, तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि उपरोक्त सभी यानी कि तीनों कार्य आपके आरएनए के हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि डीएनए और आरएनए में समानता हम लोग को बताना है। वैसे ये क्वेश्चन आपका जब लघु त्रय में आएगा तो वहाँ पर पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, तो उसे भी आप लोग तैयार मैं करवाऊंगा आपको जब लघु त्रय का टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए में हम लोग को समानता बताना है कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं। दूसरा आपका दिया गया दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है। तीसरा आपका दिया गया है दोनों एक समान pyrimidine से युक्त होते हैं। चौथा आपका दिया गया है दोनों एकल
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ है कि जो डीएनए और आरएनए में जो समानता होती है वो यही होती है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो और भी अच्छा लगता है इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में। और साथ ही में इस प्रकार से लिखने में और वीडियोस को शूट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मेहनत लगता है। तो इतना उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो हमारा अगला प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि उत्परिवर्तनवाद दिया था, यानी कि उत्परिवर्तनवाद एक सिद्धांत है जिसको किसने प्रतिपादित किया था, ये चीज़ हमको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है। तो यह 13 में, 17 में और 16 में 3 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि उत्परिवर्तनवाद आखिर क्या होता है और किसने दिया था। तो उत्परिवर्तनवाद के ऊपर यदि हम बात करेंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है ये आपका दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय में प्रश्न बन सकता है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे दीर्घ उत्तरीय वाला या फिर लघु उत्तरीय वाला, तो उसमें आपको उत्परिवर्तनवाद के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल बहुविकल्पी में यही आएगा कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे ह्यूगो डू व्रीज ने दिया था। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए और इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी वैज्ञानिकों ने अपने अपने कह सकते हैं सिद्धांत प्रतिपादित किए। उसमें से एक सिद्धांत है आपका बिग बैंग परिकल्पना। ये किसने प्रतिपादित किया, ये चीज़ हमको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका जो बिग बैंग परिकल्पना है यह आपका वैज्ञानिक जो थे उन्होंने प्रतिपादित किया था, कार्ट व लाप्लास ने इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसीलिए आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत आखिर किसने प्रतिपादित किया था 2014 में और 18 में। 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रहना चाहिए कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था और प्राकृतिक चयन सिद्धांत की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे कि किसने प्रतिपादित किया, तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था वो लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में यदि आप लोगों को नहीं पता था तो भी आप लोग साथ ही साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलो हर एक क्वेश्चन का उत्तर, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन याद होते रहें और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी। एक आपकी बुक है जिसका नाम है जातियों की उत्पत्ति। तो इस बुक का कह सकते हैं किसने लिखा था, ये चीज़ हमको इसमें बताना है। तो डार्विन जो है आपका ये सही आंसर होता है। तो डार्विन ने ही जातियों की उत्पत्ति पुस्तक लिखी है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाओगे, अच्छे तरीके से याद कर लोगे, क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसे आप लोग नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर फिर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी है, यानी कि जो हम लोग हैं आजकल के जो मानव उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधुनिक मानव बोलेंगे। और आधुनिक मानव का जो सबसे निकट है, सबसे निकट जीव माना जाता है वो आपका चिंपैंजी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पूर्वज, आप लोग इनको मान सकते हो, इन्हीं से हमारा लोग का विकास हुआ है। और आधुनिक मानव का विकास इसी प्रकार से हुआ, कपि से। कपि हमारे पूर्वज हैं, जिस प्रकार से हमें धीरे-धीरे करके हमारा विकास होता चला गया और हम एक आधुनिक मानव के रूप में हो चुके हैं। और चिंपैंजी जो आपका होता है वो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी माना जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होता है डार्विन की फिंचे उदाहरण। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, कि डार्विन की जो फिंचे हैं वो किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं अनुकूली अभिसरण का, अनुवांशिक अपवाहन का, या फिर अनुकूली विकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, याद कर लेना है कि डार्विन की फिंचे जो उदाहरण है आपका वो आपका अनुकूली विकरण का है। ठीक है, क्या है, अनुकूली विकरण का है। तो इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो
और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। यदि आप लोग वीडियो को देखते हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है आपको वीडियो को लाइक करने में, तो लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही अच्छा लगता है इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए कि टाइफाइड के रोग जनक का आखिर क्या नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में अक्सर बन ही जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होता है आपका? साल्मोनेला टाइफी। इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से याद करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो यहाँ पर यदि हम मनुष्य की बात करेंगे तो उसमें केवल डीएनए होता है, लेकिन जब विषाणु की बात हो रही होगी तो विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि जो विषाणु होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो इस वाले ऑप्शन पर आप लोग सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 2023 में आया हुआ भी है कि चिकनगुनिया रोग आखिर किसके संचरण के द्वारा होता है। ऑप्शन आपके हैं घरेलू मक्खी, काकरोच, एडीज मच्छर या फिर मादा एनाफ्लीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एडीज मच्छर होता है उससे चिकनगुनिया रोग का संक्रमण होता है। तो इस प्रकार से इसे भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। तो विडाल परीक्षण एक टेस्ट है जिसमें हम लोग किसी बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं। तो कौन सी है वो बीमारी जिसमें हम लोग विडाल परीक्षण का उपयोग करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो बीमारी है या नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में 2 बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, 20-22-23 में। तो यहाँ पर याद रखना है कि विडाल परीक्षण जो आपका होता है वो आपका टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाता है। और जब विडाल परीक्षण हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग को पता चलता है कि टाइफाइड है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेंगू बुखार का वाहक है। तो डेंगू बुखार का कौन सा मच्छर जो वाहक होता है वो चीज हमको बताना है। पहला आपका एडीज मच्छर, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू बुखार का जो वाहक होता है आपका एडीज मच्छर होता है, इसको भी याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको पहले से आंसर पता था तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से डेंगू बुखार का वाहक कौन है? एडीज मच्छर। इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रोटीन को उत्पन्न करता है। यानी कि हम लोग को इसमें बताना है कि विषाणु जो संक्रमण होता है, विषाणु संक्रमण से बचने के लिए जो हमारा शरीर होता है वो इनमें से कौन सा प्रोटीन को उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है इंटरफेरॉन, दूसरा आपका देगा हिस्टामिन, तीसरा आपका देगा कोलोस्ट्रम, चौथा आपका देगा सेरोटीन। तो यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से याद करना है कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए जो हमारा शरीर होता है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कि आपका होता है इंटरफेरान। तो इंटरफेरान पर आप लोग सही टिक लगाएंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए हमारा शरीर इंटरफेरान प्रोटीन को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ का हो जाता है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। क्या है आपका एंटीबायोटिक क्या है, ये चीज हमको इसमें बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम खोजी गई जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी कौन सी है, यानी कि एंटीबायोटिक आपकी कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका इसमें पेनिसिलिन रहेगा, इसी प्रकार से दूसरा आपका रहेगा एरिथ्रोमाइसिन, फिर आपका रहेगा एम्फोटेरिसिन और साथ ही में चौथा आपका रहेगा क्लोरोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना। आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि सर्वप्रथम खोजी गई जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी पेनिसिलिन होती है, इसीलिए आप लोग पेनिसिलिन पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक, यानी कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है उसका नाम हम लोग को बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों का आंसर पहले से आपको पता था तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि नहीं भी पता तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए, ताकि क्या होगा आपको ये क्वेश्चन के आंसर याद होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो आपके सामने 4 रहेंगे, लेकिन यदि आप लोग उसको याद करे रहोगे तो आपको कंफर्म ऑप्शन पता होगा, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक होता है वो आपका ईस्ट होता है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अब जैसे कि इसमें हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, उसका नाम हम लोग को बताना था। उसके बाद में ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज यानी कि जो आपकी एंटीबायोटिक है जो सर्वप्रथम खोजी गई थी, इसकी खोज किसने करी थी? तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। इसीलिए इसको भी मैंने आगे लिख दिया है। और ये क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी के साथ-साथ अति लघु में भी आ सकता है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम लिखिए और साथ ही में उसकी किसने खोज करी थी वो भी बताइए। तो यहाँ पर आपके जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम लिखे रहेंगे जैसे कि बीजमान, स्मिथ, फ्लेमिंग, आर्बर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे फ्लेमिंग ने की थी। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ ही में आप लोग साथ में कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा इन प्रश्नों के आंसर्स को। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पादप जो आपका कह सकते हैं कि पादपों के साथ इनमें से कुछ जो आपके दिए गए हैं वो आपके कौन से हैं जो कि आपके पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि आपका हो गया राइजोबियम, माइकोराइजा, नास्टाक या फिर ए व बी दोनों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है सहजीवी संबंध के ऊपर, जो कि हम लोग अति लघु में करेंगे। वो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो जो हम लोग उसको करवाएंगे तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि राइजोबियम भी स्थापित करता है और माइकोराइजा भी करता है। तो ए व बी दोनों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाएंगे, डी वाले पर, कि ए व बी दोनों आपके कह सकते हैं कि पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका होता है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटी के ऊपर है। बीटी क्या है कि बीटी आप बोल सकते हो कि बीटी जीव विश्व किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, और ये बीटी फसल का यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपको अति लघु में करवाऊंगा, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपका हो सकता है। तो बीटी जीव विश्व यानी कि जो बीटी है वो जीव विश्व किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है, ये चीज हमको उस जीवाणु का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने इसी प्रकार से रहने वाले हैं। तो उसमें से आपका जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे कि बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस बुल्गेरिस, बैसिलस सबटाइलिस, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो यदि आपको याद नहीं होगा ना तो आप लोग इसमें से किसी पर भी टिक लगा सकते हो कंफ्यूजन में। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से याद रखना है कि बीटी जूबिस जो आपका होता है वो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया द्वारा हम लोग आटे को किण्वित कराते हैं तो उसमें जो उभरा हुआ जो रूप होता है आटे का वो कौन सी गैस के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपके सामने O2, CO2, SO2, NO2 इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का जो उभरा हुआ रूप होता है वो आपका CO2 की वजह से होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में यहाँ से आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और वहाँ पर हम लोग अगले पेज पर अगले प्रश्नों को करने वाले हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगले पेज पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला जो प्रश्न है इस पर कि बीटी कपास है, हम लोग को बताना है बीटी कपास क्या है। तो ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बीटी कपास क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, एक परजीनी पादप है या फिर क्लोन पादप है या फिर संकर पादप है या फिर उत्परिवर्तित पादप है। तो यहाँ पर जो बीटी कपास होता है आपका एक पारजीनी पादप होता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। यानी कि बीटी फसल जो होती है उसको उत्पादन में इनमें से कौन सा कह सकते हैं भाग लेता है, शैवाल लेता है या फिर जीवाणु या फिर फफूंदी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से जीवाणु जो आपका होता है ये भाग लेता है, ये आपका सहयोग करता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग आखिर किस चीज में होता है, ये चीज हमको इसमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न भी है
और साथ ही में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आती लघु में भी करेंगे और बहुविकल्पी में मैंने आपको बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। तो आप लोग बताएंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो आपका चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है और पारजीनी जीव में भी होता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर लगाएंगे कि सभी में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तीनों में, यानी कि चिकित्सा में भी, कृषि में भी और पारजीनी जीव में भी। तो इस पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, इनमें से कौन सा हमको बताना है। अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा बीटी मक्का, दूसरा आपका देगा बीटी राइस, तीसरा आपका देगा बीटी कॉटन, चौथा आपका देगा सभी। तो यहाँ पर जितने भी बीटी वाले हैं, यानी कि बीटी मक्का है, ये भी आपका अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, बीटी राइस भी है और बीटी कॉटन भी है। तो इस प्रकार से इन सभी पर आपको सही टिक लगाना है, ये सभी आपका है, ये सही टिक होगा कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है आपके तीनों है, बीटी मक्का भी है, बीटी राइस भी, बीटी कॉटन भी है। तो इन सभी पर आप लोग टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है। 2017 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है गोल्डन राइस, यानी कि जीनी अभियांत्रिकी से आपका प्राप्त होता है गोल्डन राइस। इसीलिए आप इस वाले पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई, यानी कि जो पहली जीन चिकित्सा थी वो किस रोग के उपचार में की गई थी। तो यहाँ पर आपको इस पर बताना है कि कौन से रोग में पहली जीन चिकित्सा कह सकते हैं कि उपचार में करी गई थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है एडीए की कमी से होने वाला जो आपका एसिड रोग होता है, इसके उपचार में सबसे पहले जो आपकी जीन चिकित्सा थी उसका उपयोग किया गया था। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में इस पेज पर इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों को करने थे। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका इस प्रकार से है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ये चीज हमको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि आपका डीएनए जो खंड होते हैं खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि उनको दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वह एंजाइम है जो कि आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकता है, 2 बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो लाइगेज एंजाइम होता है वो आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे। अब चारों ऑप्शंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप लोग अच्छे तरीके से याद करे रहोगे तभी आपको ये चीजें पता होंगी कौन सा एंजाइम आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है और कौन सा एंजाइम डीएनए को काटने का कार्य करता है। ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आगे आइए उसको समझते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो आप बताएंगे लाइगेज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जोड़ने का कार्य तो आपको मैंने बता दिया, अब डीएनए को काटने का कौन सा कार्य करता है, कौन सा एंजाइम, उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड है कि डीएनए का रासायनिक चाकू, यानी कि डीएनए को काटने का जो कार्य करता है कौन सा एंजाइम होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, न्यूक्लियेज, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज और साथ ही में आपका पॉलीमरेज और लाइगेज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डीएनए का रासायनिक चाकू है वो आपका एंडोन्यूक्लियेज है। कौन सा है? आपका रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहना साथ ही साथ में, ताकि ये क्वेश्चन के आंसर आपको लगातार याद होते रहें। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त जो आपका संवाहक है उसका क्या नाम है, कौन सा संवाहक है जो आपका जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है, उपयुक्त माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपके ऑप्शंस हैं कि SU40, PBR 327, PBR 322 या फिर PUC। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे। अब यहाँ पर देखोगे PBR के 2 ऑप्शन है, ये आपका है PBR 322 और आपका है PBR 327। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको याद कर लेना है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है आपका PBR 322 ना कि 327। यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या रखोगे आप लोग याद कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक आपका है PBR 322। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपका हो जाता है, शार्ट गन विधि का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है शार्ट गन विधि का प्रयोग, आइए समझते हैं। इसमें आपके इस प्रकार से ऑप्शन है, जीन चिकित्सा के लिए, या फिर जीन संश्लेषण के लिए, या फिर आनुवंशिक नियंत्रण के लिए, या फिर जीन पूंजीकीकरण के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीन कह सकते हैं शॉटगन विधि का जो प्रयोग होता है वो आपका जीन पूंजीकरण के लिए होता है। तो इसीलिए आप इसको याद करेंगे, अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, फिर आप लोग याद कर लेंगे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए भी रहिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी, यानी कि जीन अभियांत्रिकी की जो नींव है वो किस एंजाइम के खोज से पड़ी, उस एंजाइम का नाम हम लोग को बताना है। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है, प्रतिबंधन, अंतान्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो आपकी है वो आपके प्रतिबंधन अंतान्यूक्लियेज एंजाइम की खोज से पड़ी। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले ऑप्शन को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दी गई हैं जिसमें से हमको बताना है कि प्लाज्मिड किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहला आपका जीवाणु कोशिका, दूसरा आपका पादप कोशिका, तीसरा आपका जंतु कोशिका, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, आपको याद रहेगा तभी आप लोग लगा पाओगे जीवाणु कोशिका के ऊपर। तो इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए कि प्लाज्मिड जो आपका होता है वो आपका जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस पर आप सही टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। और साथ ही में इस पेज पर जितने प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, यदि आपको उन सभी प्रश्नों का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कितने भी, यानी कि अगर 3-4 के भी पता है तो भी आप लोग कमेंट करिएगा, और नहीं भी पता है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा साथ साथ में, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका तुरंत के तुरंत तैयार होता रहे। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है ये देखते हैं। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है। आपके सामने इसी प्रकार से 3-4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखे रहेंगे, जैसे कि रामदेव मिश्रा, बीरबल साहनी, केसी मेहता, राम उदार। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं वो आपके रामदेव मिश्रा जी हैं। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगाएंगे और याद करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी इसकी मत करना, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। यानी कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन था कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम, तो भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं, रामदेव मिश्रा हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, जेडी वाटसन, एजी टेंसले, के आर स्पोर, या फिर FHC क्रिक। इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे और आपको यहाँ पर याद रखना है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो आपका है एजी टेंसले। तो इस पर आप लोग सही टिक लगाइएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना कि भारतीय की जब बात होगी यहाँ पर पारिस्थितिकी से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक के बारे में, तो आप लोग रामदेव मिश्रा पर सही टिक लगाएंगे। और यहाँ पर जब सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, इस वैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग एजी टेंसले लगा दोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, इकोटॉन है। तो इकोटॉन क्या है, आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन आपका देगा, प्रदूषित क्षेत्र है, या फिर किसी झील का तल है, या फिर दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल है, या फिर एक समुदाय के विकास क्षेत्र है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब दो समुदाय आपस में मिलते हैं, यानी कि उनके मिलने से जो सम्मिश्रण का स्थल बनता है वही आपका इकोटॉन कहलाता है। क्या होता है, दो समुदायों का जो आपका होता है उस सम्मिश्रण का स्थल ही आपका इकोटॉन कहलाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, की स्टोन प्रजातियां वातावरण में क्या चीज करती हैं, ये चीज हमको समझना है। तो की स्टोन जो प्रजातियां होती हैं वो वातावरण में परिवर्तन लाती हैं, स्थिरता लाती हैं और अधिक प्रभाव रखती हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो की स्टोन प्रजातियां होती हैं वे वातावरण में आपके परिवर्तन लाएंगी, स्थिरता लाएंगी और साथ ही में अधिक प्रभाव रखती हैं वातावरण में। तो ये सभी जो ऑप्शन है सही है, इसलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा दीजिएगा, ये सभी पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस में जो फंगस तंतु होते हैं पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, जिनको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शैवालों से या फिर वायु से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, ऐसे कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शैवालों से आपका पोषण प्रदान करते हैं, तो इसलिए आप लोग शैवालों पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक जो संबंध है उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसीलिए आप लोग पारिस्थितिकी पर सही टिक लगा दीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसमें खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है। जितने भी लोग को इन सारे प्रश्नों को कह सकते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है पहले से पता है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसको भी नहीं भी पता है वो लोग भी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में कमेंट करते हुए चलिएगा। तो खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई है वो आपकी उत्पादक होती है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई होती है वो आपका उत्पादक होता है। तो इसीलिए आप लोग उत्पादक पर सही टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार का होता है, बहुदिशीय होता है या फिर द्विदिशीय होता है, फिर एक दिशीय होता है, फिर ये सभी होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो आपका एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो आपका होता है वो आपका एक दिशीय होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं, यानी कि जो तालाब का पानी होता है उसमें जो जैव निम्नीकरण से जो जुड़े आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस गैस का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन के गैस का उपयोग करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर हाइड्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव जो आपके होते हैं वो आपके ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को भी यहाँ पर करवा दिया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है, यानी कि जो आपका पोखर है उसमें पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राथमिक उत्पादक है। कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, या फिर शैवाल है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पोखर जो आपका होता है उसमें जो पारिस्थितिक तंत्र में जो निम्नलिखित में से प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो आपके शैवाल होते हैं। इसलिए आप लोग इस वाले क्वेश्चन पर भी सही टिक लगा लीजिएगा इस वाले ऑप्शन पर, और याद कर लीजिएगा जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ हर एक प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो, याद करते हुए चलो। यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। वो नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड आपका कैसा होता है, सीधा होता है या फिर उल्टा होता है, या फिर हमेशा उल्टा होता है, या फिर हमेशा सीधा होता है, या फिर ना सीधा होता है ना उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो संख्या का पिरामिड होता है वो आपका सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से अपघटन की जो प्रक्रिया होती है सर्वाधिक तीव्र गति से कहाँ पर होती है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया शुष्क मरु क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन आपका देगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन आपका देगा दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर चौथा ऑप्शन में आपका दिया गया अल्पाइन क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अपघटन की जो प्रक्रिया होती है सर्वाधिक तेज जो आपकी होती है, सर्वाधिक तीव्र रूप से वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अगर आप लोग को उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमारे साथ में आंसर आपको मैं बता ही रहा हूँ, तो साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट होता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। तो अब हम इसमें हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि भारतीय का राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि भारत का जो सबसे प्रथम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जब आप लोग याद होगा तभी आप लोग बता पाओगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाइए और अच्छे तरीके से याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसका आंसर आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आप सभी को पता ही होना चाहिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसीलिए आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हर एक आदमी को कमेंट करना है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिएगा मोर, दूसरा ऑप्शन आपका देगा कबूतर, तीसरा आपका देगा सारस और चौथा आपका देगा गौरैया। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी होता है वो आपका सारस होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया असम में, दूसरा आपका दिया गया राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया झारखंड में या फिर चौथा ऑप्शन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया असम, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसमें से आपको बताना है कि काजीरंगा उद्यान जो आपका है आपका किस राज्य में स्थित है भारत के। तो आप बताएंगे असम राज्य में स्थित है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका इसमें हो जाता है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो प्राकृतिक वास स्थान है जहां पर जब हम लोग जीवों को संरक्षित करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है। उत स्थानीय संरक्षण या फिर स्व स्थानीय संरक्षण या फिर दोनों, ये व भी दोनों, और साथ ही में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब प्राकृतिक वास स्थान में ही जब हम लोग जीवों को संरक्षित करते हैं तो आपका स्व स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरी किताब से आपको जो 80 से 85 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वो इसी वीडियो के साथ समाप्त हो चुके हैं। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा इसको करना चाहते हैं तो आप लोग इस सीरीज के अंत जितने वीडियोस को ध्यान से देखिए। और इसके बाद में फिर अब हम लोग जो नई सीरीज लेकर के आएंगे उसमें अब हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय के बारे में पढ़ेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।